हाँ जी, 3D। चलो शुरू कर दें। हम लोगों ने 3D का जो बेसिक था, यानी कि 3D का सबसे पहला टॉपिक जो था हमारा, वो था डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन एनसीईआरटी में। उसके बारे में, यानी वो एक्सरसाइज जो थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1 है ना, हाँ 11.1 एक्सरसाइज हम लोग पहले ही कर चुके हैं वेक्टर के अंदर, जब हमने आपको डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन समझाए थे, है ना। लेकिन लेकिन उस वक्त एक काम रह गया था। मतलब हमने डायरेक्शन रेशियो का बेसिक, डायरेक्शन कोसाइन का बेसिक समझाया था, एक्सरसाइज भी की थी। तो अगर एक छोटा सा इंट्रो दिया जाए तो जरा बताएंगे कि डायरेक्शन रेशियोज क्या हुआ करते थे। अगर अगर कोई एक वेक्टर दिया है हमको 2i प्लस 3j माइनस 4k, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हुआ करते थे? ए है 2, बी है 3 और सी है -4। डायरेक्शन रेशियो हुआ करते थे ये तीन, यानी कि हमारे स्केलर कंपोनेंट आई जे के कोफिशिएंट को ही डायरेक्शन रेशियो बोलते थे। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें अगर, तो डायरेक्शन कोसाइंस हुआ करते थे हमारे एल, एम और एन। ये तीन डायरेक्शन कोसाइन हुआ करते थे। इसमें कोसाइन शब्द इस्तेमाल क्यों होता था? क्योंकि जो एल होता था वो होता था हमारा कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द एक्स एक्सिस। और फिर वही चीज एम की बात करें तो कॉस बीटा, और वही एन की बात करें तो हमारा रहता था कॉस में गामा। ठीक है, जिसमें कि हमें रिलेशन पता था एक, बताइए क्या था रिलेशन इन तीनों का? अरे इन तीनों का, ये हमारा एक रिलेशन था एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का, जो कि तीनों का सम 1 हुआ करता था। जब डायरेक्शन रेशियो दे रखे होते थे तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे मिलते थे? एल इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये प्लस का दिख रहा है तो सीधे ये लिख दें हम 2 अपॉन रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जो कि आएगा, सही है। ऐसे ही अगर m की बात करें तो फिर आएगा 3 अपॉन में फिर वही चीज इन तीनों के, और फिर n की बात करें तो माइनस में 4 अपॉन रूट में फिर से 29। तो ये हमने सारा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन में पढ़ा था, है ना। ये बिल्कुल इंट्रो था उसका। डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन एंगल के साथ मिलते हैं या फिर इनसे निकाला जाते हैं, तो ये तरीका है। ठीक है, अब अगर हम एनसीईआरटी पे आए और पहले एक्सरसाइज देखें 11.1, उसके सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, लेकिन ना एक बार एग्जांपल्स पे नजर डालो। हमने पिछली बार एग्जांपल्स नहीं किए थे, जिसके कारण मेरे हिसाब से एक एग्जांपल नंबर 4 बहुत अच्छा है, खैर वो बाद में आएगा। पहले एग्जांपल नंबर 1 देखो। एक लाइन ने 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री ये एंगल बना रखे हैं विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, यानी अल्फा बीटा गामा तीन एंगल मिल गए। ठीक है, पूछा गया है फिर डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि अल्फा पता, बीटा पता, गामा पता। एक हो जाएगा कॉस 90 यानी 0, एक कॉस 60 यानी 1/2, एक कॉस 30 यानी √3/2। तीनों डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे हमको, है ना। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो, इस बार हमें एक डायरेक्शन रेशियो दे दिए 2 -1 -2, यानी इस तरीके से दे दिए, तो ये ढूंढ लेंगे हम। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, थर्ड वाला। डायरेक्शन कोसाइन बताइए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट दे दी, देखिए एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। अगर मैं बात करूं ऐसे करके, ये ए हो गया पॉइंट, ये बी पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी पता है और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी पता है। तो अब इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। अगर आप लाइन के डायरेक्शन कोसाइन जानना चाहते हैं तो पहले तो ये पता होनी चाहिए आपका डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि एंगल का जिक्र तो है नहीं कहीं वहां पर, तो इस कॉन्सेप्ट तो छोड़ ही दो फिर। तो आपको डायरेक्शन रेशियो पता होनी चाहिए, उससे डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। अब डायरेक्शन रेशियो कैसे मिलेंगे? जैसे वेक्टर, पहले लाइन तो ढूंढ लो। एक काम करो, ये ढूंढ लो पहले, ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बताना जरा, और इसके मान लो ये तीनों पॉइंट दे दिए। अब मैं आपसे कहूं पहले की जी ए बी वेक्टर बना लो। एक काम करो, तो बी माइनस ए याद है ना, 1 में से माइनस करेंगे -2, तो क्या बन जाएगा ये 3i। 2 में से ऐसे करेंगे तो, और 3 में से करेंगे तो वेक्टर मिल गया ना। वेक्टर के मिलते ही डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, 3 -2 एंड 8। अब अगर डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो एल, पहला डायरेक्शन कोसाइन
बताओ कितना आएगा, 9 + 4 13 और ये 64। एक मिनट, 64 और ये 4 हो जाएगा 68 और 9 77 है ना। तो ये आ गया हमारा पहला वाला डायरेक्शन कोसाइन। फिर हम बात करें m की, तो -2 आ जाएगा उसमें केवल, अपॉन तो सेम रहने वाले हैं ये। अब फिर वही बात करें n की, तो 8/√77। ये तीनों डायरेक्शन कोसाइन आगे देख लो, ठीक है ना। इस काम का इस्तेमाल बहुत होने वाला है इस चैप्टर में, यानी आपको वो वेक्टर नहीं देगा लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहा होगा। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन की बात भी नहीं करेगा वो डायरेक्शन रेशियो की बात भी नहीं करेगा, वो तो सीधे लाइन की इक्वेशन की बात करेगा। लाइन की इक्वेशन जो हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 के अंदर 3D में लाइन, ठीक है, उस लाइन की इक्वेशन के लिए डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन का बहुत बड़ा रोल है। एंगल निकालना है तो डायरेक्शन रेशियो का मतलब ये मान के चलो कि अगर जैसे 11th क्लास में आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी, जिन बच्चों ने भी 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ी है उन्हें मालूम है स्लोप का क्या रोल था। उसमें हर इक्वेशन में स्लोप का इस्तेमाल हुआ करता था, हर इक्वेशन में एम, स्मॉल एम, ठीक है ना। वैसा ही कुछ रोल यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो का है। अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज की जानकारी है ऐसे से, तो लाइन की इक्वेशन सारी की सारी डायरेक्शन रेशियो से मिलेंगी। जैसे वहां पर 2D में स्लोप से मिलती थी, यहां पर डायरेक्शन रेशियो से मिलेगी, ठीक है। तो उसमें ना बार बार वो ऐसे 2 पॉइंट बोलेगा, तो अपने आप सोचना पड़ेगा कि उन दोनों पॉइंट से पहले वेक्टर बनाना है, उस वेक्टर से ये। अगर ये नहीं सोच पा रहे तो डायरेक्टली डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, ये माइनस ये कॉमा, ये माइनस ये कॉमा, ये माइनस ये तो आएंगे डायरेक्शन रेशियो। ये तो वेक्टर फॉर्म लिख दी ना हमने। अगर वेक्टर के बिना करना हो तो डायरेक्शन रेशियो पहला वाला क्या आएगा, 1 माइनस ऑफ -2 यानी 3 कॉमा, अगला वाला क्या आएगा 2 - 4, अगला वाला क्या आएगा 3 माइनस ऑफ -5। ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे, यानी कि इनके कोफिशिएंट इसे निकाले बिना दिखाना हो जब, ठीक है ना। आगे देखें, आओ, ये था एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 4 है मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, एक नंबर का, एक बहुत छोटा सा और बहुत बढ़िया एग्जांपल है। वो केवल छोटी सी बात बोल दी उसमें कि डायरेक्शन कोसाइन बताइए एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के, बस कुछ गिवन नहीं है, बस डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो वहां पर सॉल्यूशन भले ही 3 लाइन का दिख रहा है आपको, लेकिन जितना छोटा सॉल्यूशन होगा या फिर जितना छोटा क्वेश्चन होगा उसके पीछे उतनी ज्यादा चीजें सोचने वाली होती हैं, ठीक है। अब इसकी बात करें अगर हम एग्जाम्पल नंबर 4 की, तो डायरेक्शन कोसाइंस की बात बाद में करेंगे, पहले आते हैं हम एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का नंबर भी सेम उस तरीके से करना आप। एक्स एक्सिस की बात करें, अब डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं इसके। अब डायरेक्शन रेशियो हमें एक्स एक्सिस के नहीं पता, हमें डायरेक्शन रेशियो पता होते हैं उस वेक्टर के जिसने एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया हुआ हो, वाई के साथ या जेड के साथ। अब केवल एक्स एक्सिस की बात कर रहा है ना वो, तो अगर ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस थी हमारी तो वेक्टर यहां होता है नॉर्मली, हमें तो उसके कंपोनेंट से हम वो निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशियो। लेकिन इस बार बोला उसने एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि जो वेक्टर यहां था वो खिसक के एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ गया है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर आने का मतलब एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है ना। अल्फा, बीटा और गामा तीनों एंगल सोचते हैं। अब बताओ उस वेक्टर ने, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ गया, तो अल्फा एंगल होता है वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ। बताओ अल्फा कितना हो गया होगा फिर, लेकिन क्योंकि 3D सिस्टम है तो बीटा तो हो गया होगा और गामा भी हो गया होगा 90 डिग्री। सही बात है। जब हमें अल्फा, बीटा, गामा तीनों मिल चुके हैं, अब हम जानते हैं कि एल की वैल्यू होती है cos 0, ऐसे ही m की वैल्यू पता है, ऐसे ही n की वैल्यू पता है। तो डायरेक्शन कोसाइन बताएंगे क्या क्या है, cos 0, चलो यहां लिख देते हैं cos 0, cos 90 एंड cos 90, यानी 1 0 0। तो एल एम एन एक्स एक्सिस के लिए आए हैं 1 0 0। अब सेम काम अगर हम यहां लिखे हैं वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के लिए जो अल्फा बीटा गामा आएंगे, अब वेक्टर हमारा वाई एक्सिस के ऊपर आ गया, तो अब केवल ये 0 जाना चाहिए, बाकी दोनों 90 90 हो जाएंगे। आ रही है ना बात समझ में। अकॉर्डिंगली 0 0 1 0 आ जाएगा, जो वहां पे उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है किताब में। फिर जेड एक्सिस का नंबर आएगा, तो 0 0 1। बताइए आई बात समझ में। ये एक नंबर का बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान रहेगा हम लोगों को। अगला एग्जांपल देख लो एक बार। कोलिनर प्रूव करने के लिए कहा 3 पॉइंट दिए, क्या दिया 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट कर दो। अब देखो
वैसे तो हमें ध्यान है, वेक्टर में पढ़ चुके हैं हम कि a इज इक्वल टू लैम्डा बी वाला तरीका है। एक वेक्टर पहले 3 पॉइंट से वेक्टर बना लो ए बी, एक बना लो बी सी, फिर a इज इक्वल टू लैम्डा बी आ ही रहा होगा, यानी कि किसी बड़े वेक्टर में से कुछ कॉमन लेके छोटा वाला मिल ही रहा होगा। लेकिन इसने यहाँ पे आपको दिखाया डायरेक्शन रेशियोज की मदद से बिना वेक्टर का करके। तो अब बात वही है, बात वही है, बस इसने यहां पर ना ए बी वेक्टर लिख के नहीं दिखाया, बी सी वेक्टर लिख के नहीं दिखाया, केवल क्या बोला इसने कि डायरेक्शन रेशियोज। देखें जरा, देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी की बात कर ली डायरेक्टली इसने। अब ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, वही बी माइनस ए वाले, बस आई जे के तो नहीं लगाना हमने। तो जरा देखो, बताओ क्या क्या है, वो पॉइंट है ए बी, 1 माइनस 2 माइनस 1, अगला -2 -3 यानी माइनस का 5, अगला 3 -7। हाँ, ये 3 डायरेक्शन रेशियो आ गए किसके, ए बी के। अब ऐसे ही डायरेक्शन रेशियो फिर से निकाले बी सी के। फिर देखो जरा, 3 माइनस ऑफ 1 यानी 2, फिर निकाले 8 माइनस ऑफ -2 10, फिर देखिए -11 -3 -14, ठीक है ना। अब आप चेक करो इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हैं या नहीं, क्योंकि वहां पर a इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर था, 2 कॉमन लेते दिखा सकते थे। यहां पर ये कॉमा लगा लगा के वैल्यू लिखी है, इनमें हम वो कॉमन लेके ना दिखा सकते। कॉमन उन चीजों में ले आते हैं जहां प्लस माइनस होते हैं, यहाँ कॉमा लगा के आप 2 या 3 या कुछ कॉमन नहीं दिखा सकते। आपको चल रहा है पता, इसमें और इसमें और इसमें रेशियो लेके चेक करिए, क्या प्रोपोर्शनल दिख रहा है। ये अपॉन ये कितना आएगा, -1/2, ये अपॉन ये भी -1/2, ये अपॉन ये भी -1/2, तो प्रोपोर्शनल है ना। देखो ये चीज लिखी होगी उसने, इट इज क्लियर दैट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB एंड BC आर प्रोपोर्शनल, हेंस AB इज पैरेलल टू BC, बट पॉइंट B इज कॉमन टू बोथ AB एंड BC, देयरफॉर ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स। हाँ वही मतलब, बात समझ में आ गई। ये वो तरीका हो गया जब आप a इज इक्वल टू लैम्डा बी से ना करना चाहें। मतलब अगर ध्यान से सोचो ना, तो किया इसने वही है अभी भी, एक वेक्टर यहां बन गया, एक वेक्टर यहां बन गया, फिर बड़े वाले में से हम कुछ कॉमन लेते, -2 टाइप कुछ कॉमन लेते, वो पहला वाला आ जाता। वहां पर आपको कोई रोक नहीं सकता। यहां पर तो एक्चुअली एक्सरसाइज पूरी इसने डेडिकेटेड कर रखी है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन को, इसलिए इसने इस क्वेश्चन को भी डायरेक्शन रेशियोज की मदद से दिखाया करके। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां पर केवल क्वेश्चन होगा, वहां लिखकर थोड़ी मिलेगा डायरेक्शन रेशियोज से करो या वेक्टर की मदद से करो, वहां 3 पॉइंट से कोलिनियर चेक करने को या प्रूव करने को कहेगा वो। तो आपकी इच्छा a इक्वल टू लैम्डा बी से करो, या फिर केवल डायरेक्शन रेशियोज निकालो दोनों के और देख लो प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। ओके, तो अब ये एक्सरसाइज हम लोग पहले कर चुके थे, 5 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, ये हम पहले निपटा चुके थे, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएं, हेडिंग लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइंस या इक्वेशंस ऑफ लाइन। अब देखो एक चीज हमारे पास नहीं है, 11th क्लास में जब हमने लाइन की इक्वेशंस पढ़ी थी, वहां पर ना हमारे पास एक ही सिस्टम था, बस एक ही सिस्टम से मतलब एक ही तरीके से सारी फॉर्म पढ़नी थी। हालांकि वहां पर भी पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ऐसे तरह की 5-6 फॉर्म थी लाइन की एनसीईआरटी में पिछले साल। लेकिन आपने ये बात ध्यान दी, वो सारी की सारी हमारी एक ही सिस्टम में थी। एक ही सिस्टम से मतलब ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये बार बार एक ही सिस्टम क्या बोले जा रहे हैं सर। एक ही सिस्टम से मतलब वो सारी की सारी इक्वेशन हमारी एक्स वाई, बस सारी की सारी एक्स और वाई फॉर्म में थी। इसका मतलब हुआ वो एक ही सिस्टम में थी, यानी वो केवल कार्टेशियन सिस्टम में थी। जबकि अब हम लोग 12th में 3D पढ़ रहे हैं और 3D से पहले वेक्टर पढ़ा। ये सोचो कि अगर एक्स और वाई में ही इस बार भी करनी होती तो वेक्टर का क्या रोल था। हमें इस बार यानी 12th क्लास में हर इक्वेशन को, हर क्वेश्चन को, हर तरीके से, यानी कि किसी भी, चाहे डिस्टेंस हो, 2 लाइन के बीच के एक पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस हो, चाहे 2 लाइन के बीच के एंगल की बात हो रही हो, चाहे एक लाइन की इक्वेशन की बात हो रही हो, इस हर चीज को 2 तरीके से करना है, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। दुख हो रहा है, जो फॉर्मूले एक याद करने पड़ते थे केवल कार्टेशियन वाले, अब वो 2 याद करने पड़ेंगे। उन बच्चों को जो याद करते हैं चीजें, जो याद नहीं करते, जो समझेंगे, वो कोई एक फॉर्म भी याद कर लेंगे ना, कोई टेंशन नहीं है। अगर वेक्टर फॉर्म याद कर ली तो वेक्टर से कार्टेशियन बन जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है।
कार्टेशियन याद कर लिया तो कार्टेशियन से वेक्टर में बड़े आराम से जंप करना सिखा दिया जाएगा। आपको 3D को समझना है। अगर 3D के फॉर्मूले रटोगे तो फिर कुछ ही दिन में तुम ये भूल जाओगे कि वेक्टर में डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या था, कार्टेशियन में डिस्टेंस वाला क्या था, वेक्टर में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था, कार्टेशियन में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था। बस थोड़ा सा ध्यान देना है समझने पर, कोई परेशानी नहीं होने वाली। ओके, तो अब हम एक लिखेंगे हेडिंग लाइन की क्वेश्चन, जब ये और ये पता हो, और फिर एक बार वेक्टर में ऐसे, एक बार कार्टेशियन में ऐसे, हर फॉर्म की दो दो कैटेगरी चलने वाली है। ओके, चलिए सबसे पहली फॉर्म लिखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन विद अ पॉइंट एंड अ पैरेलल वेक्टर। यानी कि लाइन की इक्वेशन तब बताइए जब वो किसी पॉइंट से पास कर रही हो और उसके पैरेलल एक वेक्टर दे रखा हो। क्या आपको, मतलब मुझे चलो ये बताओ ईमानदारी से, 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन किस किस को अच्छी लगती थी? उसे 12th क्लास की 3D अच्छी लगेगी अपने आप ही। या ये मान लो ये दोनों को मैंने छका छका के पिलाया था 11th क्लास में, इसलिए ये दोनों ही हाथ खड़े कर रहे, बस बाकी सब नहीं थे 11th में, तो इन सब ने हल्के में पढ़ी या नहीं पढ़ी ऐसा कुछ है। इन दोनों को, ये तो दोनों यही कहते थे, छका छका के पिलाया था इन्हें तो खूब करा करा के। ठीक है, थोड़ा बहुत नम्रता को भी कह रही है, अच्छी लगती है, थोड़ा बहुत है, थोड़ी देर में आता है ना ऊपर, थोड़ा बहुत ही कह सकते हैं, सोच समझ के किसने बोला। अच्छा वो भी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं है, चलो ठीक है। तो फिर जिसको 11th क्लास वाली अच्छी नहीं लगती थी या फिर हल्के में लिया होगा, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, बाकी जिन्होंने की थी वो जरा कंपेयर करो। लाइन की जो पहली फॉर्म पढ़ी थी ना 2D में 11th में, पहली फॉर्म थी पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म वो कहती थी लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, वो पॉइंट दे रखा होता था, और उस लाइन का स्लोप यानी m दे रखा होता था। तो यहां पर भी तो वही चीज है, लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है वो दे रखा है, अब लाइन का स्लोप, स्लोप नाम की चीज तो जिक्र होगी नहीं इस बार, है ना, लेकिन लाइन का एक पैरेलल वेक्टर दे दिया। ये पैरेलल वेक्टर किस काम आएगा? मैंने बोला ना, जब जब पैरेलल और परपेंडिकुलर शब्द इस्तेमाल होता है तब तक स्लोप का यूज होता था, क्योंकि तो पैरेलल में दोनों स्लोप इक्वल होते हैं लाइन के, और परपेंडिकुलर वाले केस में m1 m2 इक्वल टू -1 लेके चलते थे। तो जो जो काम वहां पर स्लोप करता था वो सारे काम यहाँ पर पैरेलल वेक्टर यानी डायरेक्शन रेशियोज करेंगे, क्योंकि जो पैरेलल वेक्टर है हम इसके डायरेक्शन रेशियो यूज करेंगे भाई, क्योंकि जो डायरेक्शन रेशियो इस वेक्टर के होंगे वही डायरेक्शन रेशियो लाइन के भी होंगे हमारे। ठीक है, तो हमें दो चीजें पढ़नी है इसमें, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। चलिए पहले लिखते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म। मैंने आपसे बोला एक तो पॉइंट दे रखा है और एक पैरेलल वेक्टर दे रखा है, तो ऐसा कुछ दिखा दूं, देखो ये हमें लाइन की क्वेश्चन ढूंढनी है इस वाली की, इसके ऊपर एक पॉइंट होगा यहां पर, अब वो पॉइंट 1, 2, 3 ऐसा कुछ करके हुआ करेगा, और इसी के पैरेलल एक वेक्टर दे रखा होगा ऐसे करके। अब ये दोनों पैरेलल हैं, एक मिनट रुको यहां पे लगाता हूं यार ना वेक्टर है तो। ठीक है जी, हमें इस लाइन की क्वेश्चन ढूंढनी है। तो देखो समझने वाली चीज है कि इस पॉइंट को, वैसे तो वो आईजेके की फॉर्म में होगा नहीं, लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसको भी आईजेके में लिखना पड़ेगा। तो क्या मैं उसको अभी थोड़ी देर के लिए ए वेक्टर बोल दूं, क्योंकि 1, 2, 3 को हम आई प्लस 2j प्लस 3 के लिख लेंगे, ये बन जाता है हमारा पॉइंट वेक्टर। ठीक है, और जो पैरेलल वेक्टर है उसे कहते हैं हम लोग बी वेक्टर। तब जाके जो लाइन की इक्वेशन बनती है वो आती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर में छोड़ो, पहले कार्टेशियन हो जाता हूं। कार्टेशियन में जो इक्वेशन के वेरिएबल हुआ करते थे वो क्या थे? कार्टेशियन फॉर्म में जब हम इक्वेशन पढ़ते थे तो वेरिएबल्स क्या दिखते थे इक्वेशन में? एक्स और वाई। 2D में एक्स और वाई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 ऐसी इक्वेशन हुआ करती थी। तो एक्स और वाई कार्टेशियन में हमारे वेरिएबल होते हैं, यहां पर भी कार्टेशियन में एक्स और वाई ही होंगे, जेड और आ जाएगा बस साथ में। ठीक है, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो वेक्टर में कार्टेशियन ये होता है, मतलब वेरिएबल ही होता है, देखो आर वेक्टर। ओके, जब जब इसको हटाना होगा ना, यानी कि वेक्टर से कार्टेशियन में जंप करनी होगी, तो हम आर वेक्टर को फिर वही लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, कंपैरिजन करेंगे तो आई जे के हटेंगे, सारी इक्वेशन एक्स वाई जेड में आ जाएगी फिर। ठीक है ना, तो ये वेरिएबल हुआ करेगा पूरे चैप्टर में वेक्टर फॉर्म का, क्योंकि तो इससे हम चाह के बड़े आराम से जब जब कार्टेशियन में आना हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख लेंगे, तो इक्वेशन कार्टेशियन में आ जाएगी। ए वेक्टर ये पॉइंट होगा जो हमें दे रखा होगा,
बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर होगा। ठीक है, अब तुम सोचो कि लैम्डा क्या है। लैम्डा लैम्डा क्योंकि ये मान के चलो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल में डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं, एग्जैक्टली तो नहीं होते, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम वो 2 3 4 ऐसा कुछ लेके चलते हैं इसको। हालांकि जब जब हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कुछ, तब तो हम आंसर्स को इसी में छोड़ेंगे लैम्डा की फॉर्म में। लेकिन जब आगे आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर लैम्डा को निकालने का भी कुछ ना कुछ ऑप्शन दे देंगे, सीख लेंगे तब उस टाइम पे। अभी शुरुआत के लिए आपको पता होना चाहिए ए क्या है, पॉइंट वेक्टर, और बी क्या है, पैरेलल वेक्टर। इस बी को हम कंफ्यूज नहीं करेंगे कार्टेशियन फॉर्म के बी से। कार्टेशियन फॉर्म में बताओ बी क्या हुआ करेगा, और बी क्या होता है सोचो, और स्मॉल बी किस चीज से पढ़ा हमने हाल फिलहाल में, अभी अभी डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज में एक बी होता है, एबीसी वाला बी, उससे कंफ्यूज मत करना इसे कि ये वेक्टर फॉर्म का बी है जिसे पैरेलल वेक्टर कहते हैं, और वो कार्टेशियन फॉर्म का बी है जो डायरेक्शन रेशियोज का भी एक हिस्सा है बीच वाला, तो इसको कंफ्यूज मत करना। ठीक है ना, तो ये तो हुई हमारी वेक्टर फॉर्म। चलिए अब इसी में लिखते हैं हम लोग कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म बड़ी आसान है इसकी, लेकिन देखने में अजीब लगेगी क्योंकि हम लोग ना इस तरीके की चीजें कम इस्तेमाल करते हैं। देखो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये ऐसे हम 3 इक्वल थोड़े कम इस्तेमाल करते हैं, 2 इक्वल सॉरी है ना। तो ये हमारी है कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, हमें गिवन क्या था, एक पॉइंट, तो देखो x में से क्या माइनस हुआ, x1, जो पॉइंट दे रखा होगा हमें वो अब कार्टेशियन की फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो x1 y1 z1 ऐसा कुछ होगा पॉइंट वो, तो x में से माइनस हुआ, y में से माइनस हुआ, z में से माइनस हो गया। अपॉन में क्या आना चाहिए फिर, बताओ क्या होते हैं ये, इसके, यानी पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। यहां पर पैरेलल वेक्टर कैसे इस्तेमाल हुआ, जो पैरेलल वेक्टर दे रखा होगा यहां पर तो पूरा एज इट इज उतार देंगे i प्लस जे प्लस के वाला, लेकिन यहां क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म है तो उस पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज यानी आई जे के कोफिशिएंट्स पुट करने हैं बस। आगे बात समझ में आसान है ना। एग्जांपल देखते हैं इसका, जहां हमने फॉर्म देखी वही नीचे एग्जांपल नंबर 6 दिख रहा है, देखो अगले पेज पे, पेज नंबर 469 पे है हमारी किताब में। तो आपकी नई किताब है मैडम, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, प्रोबेबिलिटी आ गई है। तो एग्जांपल नंबर 6 दिख रहा है देखो सबको। सबसे पहले हमें क्या दिया, कह रहा है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, दोनों इक्वेशन बोल दी। पता है वेक्टर और इसमें क्या है, नॉर्मली तो वो तरीका नहीं बोलता, नॉर्मली वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका नहीं बोलता कि इस तरीके से करो, पर कभी कभी क्योंकि लाइन के इसके 3D के अंदर से, इस 3D में 2 टॉपिक थे, मैंने आपसे बोला था लाइन और प्लेन। अब प्लेन पूरा हट गया है, कोरोना के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे ना एंगल वाली चीजें हटी थी, केवल एंगल वाली चीजें मतलब 2 लाइन के बीच का एंगल हट गया था, 2 प्लेन के बीच का एंगल हट गया था, 2 प्लेन परपेंडिकुलर होंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट यानी एंगल जहां जहां इस्तेमाल होते थे वो हट गए थे। बाकी लाइन भी था और प्लेन भी था, लेकिन उस टाइम पर बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हुआ करता था कि प्लेन के कितने टॉपिक पढ़ने हैं, लाइन के कितने टॉपिक पढ़ने हैं, एंगल वाले क्वेश्चन जब टॉपिक हट गए तो एंगल वाला कोई क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। अब उस कंफ्यूजन को हटा दिया गया क्योंकि प्लेन नाम की चीज पूरी ही हटा दी और लाइन नाम की चीज पूरी डाल दी। प्लेन और लाइन, इन दोनों में लाइन बहुत ही आसान थी पहले भी और अभी भी, तुम्हें देखना। वैसे तुम्हें आसान पता कैसे चलेगा, आसान और डिफिकल्ट कोई भी चीज तब चलती है जब पता हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन नाम की चीज तो हट गई है, यानी कि प्लेन तो हट गया, कंपेयर क्या करेंगे अब हम। तो अब यही है जो है, आसान लगे या ना लगे। ठीक है, चलिए अब हमें देखा उसमें वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म पूछी हुई हैं। तो पहले एक पॉइंट दे दिया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट दे दिया 5 2 -4, और फिर कह रहा है पैरेलल वेक्टर भी दे दिया हमको। अब जो आप बताओ वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो पॉइंट 5 2 -4 है ना, क्या बनेगा 5i + 2j - 4k, यहाँ पे पुट कर देंगे उसे, लैम्डा ऐसे कैसा, बी पैरेलल वेक्टर पूरा का पूरा दे रखा है आपको, वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये सब ऐसे कैसे डब्बे में डालेंगे और आंसर हमारा। इक्वेशन ढूंढनी है ना, लैम्डा को निकालने का काम करेंगे और 2 या 3 दिन बाद, जब हम इन चीजों को सीख चुके होंगे और थोड़ी आगे की बातें कर रहे होंगे। ठीक है ना, ये बन गई।
अच्छा, अब कार्टेशियन फॉर्म निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। कार्टेशियन फॉर्म निकालने के दो तरीके हैं, या तो हमें ये याद हो तो केवल यहां डालेंगे 5, 5 2 -4 पॉइंट है ना, तो x में से माइनस करो x कोऑर्डिनेट जो कि 5 है, तो x -5, y में से माइनस करो y कोऑर्डिनेट जो कि है 2, और z में से माइनस करो z कोऑर्डिनेट -4, यानी z +4 हो जाएगा। अपॉन में पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, जो कि हमें पूरा वेक्टर दे रखा है, आई जे के लिख दोगे यहां पे कोएफिशिएंट उसके, आ गया आंसर। एक तरीका। दूसरा तरीका ये कहता है कि हम इसे भूल गए हो, अगर हम इसे भूल गए हो तो वेक्टर फॉर्म से ही हम ये कैसे ढूंढेंगे, करा दें? तो मुझे चलो पॉइंट तो मुझे पता है, 5 2 -4 तो पॉइंट था। ये वेक्टर बता दो क्या दे रखा है हमें, 3i + 2j - 8k, ये हमें पैरेलल वेक्टर दे रखा है। तो इससे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं वेक्टर वाली, और फिर हम इसे ढूंढेंगे बिना फॉर्मूले के, ठीक है ना। ये तरीका हो जाएगा वेक्टर से कार्टेशियन में जंप करने का, कैसे वेक्टर से कार्टेशियन में आते हैं, ठीक है। तो इसकी क्वेश्चन हुई r वेक्टर इज इक्वल टू a, यानी कि 5i + 2j - 4k प्लस लैम्डा, ये पूरा 3i + 2j - 8k। इक्वेशन मिल गई हमको। तो अब मैं एक काम करूं, ये चीज आपने नोट तो कर ली होगी, जगह चाहिए थोड़ी सी, इसको हटा देता हूं, लिखते हैं। चलिए, मैंने आपसे क्या कहा था, जब जब आपको वेक्टर से कार्टेशियन में आना होगा, सबसे पहला काम क्या करोगे आप, इसको हटाओगे, और इसको लिखने का तरीका xi + yj + zk ही हुआ करेगा। तो लिखा हमने xi yj zk लिख दिया, इक्वल टू, अब मुझे बताओ कि जब यहाँ पे i j k अलग अलग हैं, तो यहाँ भी i j k अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग मतलब ये वाला i और ये वाला i इकट्ठे करते हैं। तो अगर मैं इनका i कॉमन लूं तो यहां तो बचेगा 5 और 3 लैम्डा। सही है, सहमत हो आप लोग? फिर वही काम करो j के लिए, 2 + 2 लैम्डा, और k के लिए भी वही काम करो, -4 -8 लैम्डा। बताइए कोई समस्या यहां तक? अब बड़े ही आराम से हमने इक्वल के इधर और इक्वल के इधर आई जे के अलग अलग कर लिए। अब करो कंपैरिजन। यहां पर आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, आई का 5 प्लस, और यहां पर क्या है, कॉमा, यहां पर क्या है, इसका जे का 2 + 2 लैम्डा वाई, और यहां पर है -4 -8 लैम्डा बराबर जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, पर लाइन की क्वेश्चन तो हमारे इस फॉर्म में नहीं होती, कम से कम आई जे के तो हट गए। यहां से लैम्डा निकालो, तीनों चीजों में एक ही चीज कॉमन है, बस तीनों इक्वेशन में एक ही चीज कॉमन है, लैम्डा। तो लैम्डा यहां से निकालें अगर, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी x -5/3, कॉमा, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालें तो y -2/2, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालें तो आएगा z, अबे यार, z +4 अपॉन में -8। अब क्योंकि ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, यानी ये वाली वैल्यू इक्वल टू ये वाली वैल्यू इक्वल टू ये वाली, और क्या यही लाइन की फॉर्म नहीं होती, x - x1 अपॉन a। देखो a पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन दर्शाते हैं अपॉन में, y - y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z - z1 z +4 अपॉन में c। आ गई नहीं, आ गई आंसर? तो ये तरीका हुआ आपका, अगर आपको वेक्टर फॉर्म ध्यान है तो वेक्टर से कार्टेशियन में ऐसे आ जाएंगे, ध्यान रहेगी बात। और अगर आपको इतना, क्योंकि टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली करने में से, अगर ये ध्यान नहीं, ये इतना इसमें टाइम नहीं खपाना, तो फॉर्म याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म याद होगी तो इसके अगली लाइन में आंसर आएगा, सीधे सीधे ये लाइन तो मिलेगी हमें, फिर ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये वाली। ये तब के लिए मैं बता रहा हूं कि इस पूरे चैप्टर में जब जब हमें वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन में आना होगा तो ये तरीका रहा करेगा, xi + yj + zk लिखो, इधर भी आई जे के इधर भी आई जे के इकट्ठे करो और कंपैरिजन कर लो। मैं पर्सनली इस पूरे चैप्टर में हर क्वेश्चन को वेक्टर से करना पसंद करूंगा, छोटा पड़ेगा। सोच के देखो, कहीं पर दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट हो तो वेक्टर में कैसे लिखा जाएगा, b1 क्रॉस b2, जबकि कार्टेशियन में पूरी डिटरमिनेंट बनानी पड़ेगी, क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट से ही मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरे चैप्टर में मोस्टली चीजों को तो मैं उससे करूंगा, वेक्टर से, ठीक है। लेकिन अगर किसी को वेक्टर से एलर्जी हो तो भाई उसके जस्ट नीचे, वेक्टर के जस्ट नीचे कार्टेशियन के फॉर्मूले भी होंगे।
आप उनसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हर टॉपिक के दो तरीके होंगे वेक्टर कार्टेशियन, दोनों में से एक तो आपको आना ही चाहिए। वहां पर एग्जाम, मान लो आपने वेक्टर से कर रखा है कोई फॉर्मूला और वहां पर क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म का आ गया, टॉपिक तो सेम है, टॉपिक आता है आपको, मान लो दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, आपने वो फॉर्मूला वेक्टर से कर रखा है, वहां पर कार्टेशियन फॉर्म दिख रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि एंगल निकाला कैसे जाता है। आप उस वहां पर जो आपको वेक्टर फॉर्म दी है या कार्टेशियन फॉर्म दी है, आप उस कार्टेशियन वाले से वेक्टर बना लो पहले खुद, अभी वेक्टर फॉर्म से कर लो, कोई बड़ा काम नहीं होगा। अभी खूब क्वेश्चन करेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है कि वेक्टर से कार्टेशियन में कैसे कूदेंगे और कार्टेशियन से वेक्टर से कैसे कैसे कूदेंगे, सारी चीज समझ में आ जाएगी हमको। तो हमने पहली फॉर्म पढ़ ली कि जब एक पॉइंट होगा और पैरेलल वेक्टर होगा तो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म कैसे कैसे हुआ करेगी, क्या कैसे कैसे एग्जाम्पल होगा, समझ में आ गया हमको एग्जाम्पल। सेकंड फॉर्म पढ़ते हैं, चलिए। हाँ जी, देखिए अब अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें लाइन की, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन विद अ पॉइंट नहीं है। अब हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है जब हमें दो पॉइंट से पास हो रही हो लाइन, तो पैरेलल वेक्टर नाम की चीज तो होगी नहीं फिर, है ना। इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद, सीधे लिखते हैं 2 पॉइंट, यानी अब लाइन दो पॉइंट से पास कर रही होगी, बिल्कुल सेम है जैसे 11th में था। 11th में पहली फॉर्म पढ़ी थी पॉइंट स्लोप फॉर्म, सेकंड पढ़ी थी 2 पॉइंट फॉर्म, और जिसको पहले वाली फॉर्म आती थी उसके सेकंड वाली कर ली थी, कि दोनों सेम होते हैं, स्लोप की जगह पर दो पॉइंट से स्लोप पुट करते थे। यहां भी वही काम है, पैरेलल वेक्टर मिसिंग है बस, ठीक है। अब देखो अगर इस लाइन की क्वेश्चन ढूंढनी है, इसके ऊपर एक पॉइंट यहां दे रखा है, एक पॉइंट यहां दे रखा है, तो वेक्टर की बात करें अगर, पिछले टॉपिक में जो पढ़ा था अभी फर्स्ट वाला, उसमें एक पॉइंट चाहिए था और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए था। तो आप ये सोचो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ये ए क्या हुआ करता था, पॉइंट। अभी भी दो पॉइंट हमें पता है, तो पहले वाले को ए वेक्टर मान लेंगे। आगे क्या होता था, पैरेलल वेक्टर। क्या इन दो पॉइंट से आप खुद एक पैरेलल वेक्टर बना सकते, वही ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, लाइन के ऊपर जो दो पॉइंट हैं ये पैरेलल वेक्टर का काम कर देंगे इसके लिए। तो वेक्टर में ए पहला वाला वेक्टर, बी दूसरा वाला पॉइंट वेक्टर, कोई बड़ा काम नहीं है। तो जिसको पहले वाली फॉर्म पता है ये बिल्कुल सेम है, देखो वहां भी ए वेक्टर पहला पॉइंट था, यहां भी वही है। यहां पर बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर हुआ करता था उसमें, यहां पर पैरेलल वेक्टर मिसिंग है, तो उन दोनों पॉइंट से ही हमने वेक्टर बना लिया। इसके डायरेक्शन रेशियो माइनस के डायरेक्शन रेशियो, अपना वेक्टर मिल जाएगा आपको यहाँ पर, और वो पैरेलल वेक्टर का काम कर देगा, ठीक है। चलिए अगर बात करें कार्टेशियन फॉर्म की, ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या हुआ करती थी हमारी, x माइनस एक्स वन, यहां भी है x माइनस एक्स वन अपॉन में ए क्या था, अब कार्टेशियन चल रही है तो कोफिशिएंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सोचो ए क्या था, क्या बोलते थे ए को, ऑफ पैरेलल वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर। कार्टेशियन में कोफिशिएंट नाम की चीज काम नहीं करेगी, कार्टेशियन में डायरेक्शन रेशियोज बोले जाएंगे वही चीज, और उसी चीज को वेक्टर में आएंगे तो कोफिशिएंट बोलेंगे या फिर स्केलर कंपोनेंट बोलेंगे उनको, ठीक है। तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए था हमारा डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर के। अब पैरेलल वेक्टर यहां पर, यहां भी वेक्टर होगा, यहां भी पॉइंट होगा एक, यहां भी पॉइंट होगा, कैसे ढूंढेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूं, x2 माइनस एक्स वन, क्योंकि जो पहला पॉइंट होगा वह x1 y1 z1 होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा x2 y2 z2। तो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस करने से आपको लगता है पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन रेशियो वही होगा, क्योंकि उसी लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स के वेक्टर को हम लोग पैरेलल वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस y1, वही चीज, इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। बताओ ऊपर वाली चीज तो वही है जो पिछले वाली फॉर्म में थी, बस नीचे वाली में पिछली बार पैरेलल वेक्टर गिवन था तो उसके डायरेक्शन रेशियो हमने ऐसे चेप दिए थे बस। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उन दोनों पॉइंट से हमें पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे ये अपने आप, बस इतना ही अंतर वहां भी था 11th क्लास में, पॉइंट स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म में। 2 पॉइंट फॉर्म में हमें स्लोप की जगह पर y2 माइनस i1 अपॉन z2 माइनस z1 खुद पुट करना पड़ता था, वो दोनों फॉर्म सेम बन जाया करती थी। फिर यहां पर भी ये चीज पुट करो और दोनों फॉर्म सेम हो जाएंगी पहली सेकंड, ओके। आ जाए एग्जांपल देखो, ये 6 था थोड़ी देर पहले, तब 7 नंबर इसी का होना चाहिए। देखो 7th एग्जांपल में कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन, बल्कि दो एग्जांपल है इसे एक फॉर्म के, है ना, 7th और 8th।
पहले कह रहा वेक्टर इक्वेशन निकालो, 2 पॉइंट दे दिए। अब तुम एक चीज देख रहे हो, क्वेश्चन दिया है कार्टेशियन में, देखो अब पूछ वेक्टर इक्वेशन रहा है। अब 2 पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, पहला जो पॉइंट है उसको ए वेक्टर से लिख दोगे, ये फॉर्म चाहिए ना हमको, पहले वाले पॉइंट को लिख दोगे ए वेक्टर, आई जगह लगा लेना अपने आप, ठीक है। और जो दूसरा वाला पॉइंट है उसे क्या बोलेंगे, बी वेक्टर, आई जगह लगा लेंगे। अब हमारे पास पहला पॉइंट वेक्टर भी है, हमारे पास दूसरा पॉइंट वेक्टर भी है, बस हमको अब क्या करना है, इस जगह पे पुट करनी है वैल्यूज, बस आसान है ना ये वाली। हाँ बोल, हाँ कोई बात नहीं, नहीं तुम्हारे में हो सकता है कट गई हो ये चीज, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे तो ये पता है लाइन के पूरे टॉपिक्स हैं इस बार। एग्जाम्पल है 7, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। पूरा लिख रही है क्या, हाँ पॉइंट है -1 0 2 कॉमा, ब्रैकेट में डाल लीजिए, हाँ कॉमा, दूसरा पॉइंट है 3 4 6, ये 2 पॉइंट है, इससे हम लोग इक्वेशन ढूंढ लेंगे। अगला टॉपिक हमारी किताब में वही है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, लेकिन ये एग्जाम्पल भी है उससे पहले। 8वां एग्जाम्पल देखें तो इसे दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा किताब को, लेकिन बीमार है ना, वह नीचे उधर दिख रहे हैं, ठीक है ना। 7 देख लिया हमने, 8वां एग्जाम्पल देखो। 8वें एग्जाम्पल में फिर से कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है और वेक्टर निकालनी है। अब कार्टेशियन इक्वेशन यानी ऐसे वाली दे रखी है, बताओगे क्या है इक्वेशन, x + 3/2, ये इक्वेशन दे दिया आपको। क्या आपको इसको देख के कहीं से भी लग रहा है कि इस टॉपिक की वजह से ऐसी दे रखी है, आपको इस इक्वेशन को देख के कहीं से भी लग रहा है कि आपको 2 पॉइंट्स वाली बात चल रही है इसमें, 2 पॉइंट्स वाली बात के लिए नीचे 2 चीजें माइनस में होनी चाहिए थी, नहीं दे रखी। आपको उसने ऐसा नहीं बोला कि आप इस कार्टेशियन को 2 पॉइंट वाले की मदद से वेक्टर में चेंज करो, नहीं, उसने बोला ये कार्टेशियन फॉर्म है, इसे वेक्टर में चेंज करो। हमें नहीं पता क्या कि जो ये होते हैं क्या होते हैं ऊपर वाले, हमें पता है वो पॉइंट वेक्टर होता है, तो ए वेक्टर क्या मिला हमें, और एक चीज x - x1 होता है, और ये प्लस है तो ये सही है, प्लस का 5 j कैप माइनस का 6 k कैप। बताइए, हमें पता है कार्टेशियन फॉर्म में ऊपर कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट के, तो हमने उससे पॉइंट वेक्टर बना लिया पहले, ठीक है जी। हमें पता है अपॉन में पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं ये, तो पैरेलल वेक्टर चाहिए वेक्टर फॉर्म के लिए, वो कैसे मिलेगा, 2i + 4j + 2k कैप। अब पहला वही है, दूसरा भी है, आप इसको r वेक्टर = a वेक्टर + लैम्डा b वेक्टर में पुट करिए और मौज करिए बस। बताइए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आइडिया पता होना चाहिए कि उस फॉर्म में वो चीज क्या होती है, यहां पर आके ये चीज क्या होती है, तो हम कंपेयर आराम से कर सकते हैं फिर दोनों चीजों को। बताइए, आसान है, नहीं तो आपको ये माइनस भी कर रखा है इसने, इसने 2 चीजों को देख माइनस करने के, यहां तो 2 टर्म्स थी, इनको माइनस करने के बाद जो लिखा हुआ है, हम खुद कंपेयर करके यहां पर वो कैसे लिखेंगे, सोचो, फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। ऊपर 3 चाहिए पहला पॉइंट, और नीचे माइनस करके 2 आए, दूसरा पॉइंट क्या क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट क्या क्या हो सकता है, यहां पर x2 - x1 की फॉर्म में लिखोगे ना, पहला वाला तो -3 है, अगले वाला पॉइंट, लाइन के ऊपर पॉइंट ढूंढने की बात आ रही है एक तरह से, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो दिख ही रहा है हमको ये वाला, है ना, दूसरा वाला पॉइंट, अच्छा केवल x के बारे में नहीं सोचना, फिर y या z के बारे में सोचना है, लेकिन उतने तब सोचना है जब वो ये बोले कि फाइंड अनदर पॉइंट ऑन द लाइन, तब के लिए आपको ये हिसाब लगाना पड़ेगा कि पहला पॉइंट ये है, भाई ये कब मिलता है हमको, लिख के दिखाऊं, ये चीज कब मिलती है, जब हम x2 - x1 करते हैं तो इक्वल टू a लिख दूं, 2 कोऑर्डिनेट x वाले माइनस करते हैं तब डायरेक्शन रेशियो का पहला पॉइंट मिलता है a। तो x2 - x1 में x1 हमें दे रखा है और a दे रखा है, देखो x1 क्या है, हाँ, और a क्या दे रखा है, ये, इस तरीके से x2 मिल जाएगा आपको दूसरा पॉइंट, फिर सेम चीज यहां पर करना, वही चीज सेम चीज यहां करना और दूसरा पॉइंट मिल जाएगा आपको। लेकिन ये ईगो पे तभी लेके जाना जब दूसरा पॉइंट पूछे, जब वो लाइन की इक्वेशन पूछे तब इस पे जरूरत नहीं है ये काम करने की कि ना हम तो 2 पॉइंट फॉर्म से करेंगे, तब जरूरत नहीं करनी कुछ भी ऐसा, ठीक है ना, समझ में आ गया। जब हमको 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की वेक्टर या कार्टेशियन इक्वेशन पूछेगा तो क्या तरीका है, आगे बढ़े, टाइम तो है अभी, हाँ है, लो मैडम अब तो आपके पास भी है क्वेश्चन ना, हेडिंग लिखो, अभी लाइन की 2 फॉर्म पढ़ी हमने केवल, ठीक है ना। अब आता है एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइन के बीच का एंगल, नहीं हम माइनस तब करते हैं जब 2 पॉइंट दे रखे होते हैं, इसको देख के कोई जज नहीं करेगा ना कि ये 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन की क्वेश्चन है, इसको देख के आगे पड़ेगा कि ये 1 पॉइंट
और एक पैरेलल वेक्टर वाली इक्वेशन दिख रही है हमें। तो कंपेयर कर पहले वाली फॉर्म को, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, वो वाली फॉर्म है ना। तो उसकी मदद से तो ये पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो बोले जाएंगे। तो उसे तुरंत हम ये लिखेंगे सीधे, ठीक है ना। अभी तो वो दिन भी आएगा जब मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो, और तुम कहोगे नहीं सर इसको करने का एक तरीका और भी है, ऐसे ऐसे कर लो, ये इसके पैरेलल वाला उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, पॉइंट वहां पे दे रखा है और आ गई इक्वेशन। अभी वो दिन भी आने वाले जब हम पढ़ लेंगे इसको ठीक से, तो तुम्हारे पास अलग तरीके होंगे करने के, मेरे पास अलग तरीके होंगे। देखना यह है कि छोटा किसका होगा और पहले किसको ध्यान आता है तरीका। जो पहले ध्यान आए और जो तरीका छोटा हो, सफल वही होगा। क्योंकि बड़े तरीके ज्यादा लंबे दिनों तक याद नहीं रहते, छोटे तरीके याद रहते हैं। ठीक है, लिखा आपने एंगल बिटवीन टू लाइंस। मुझे एक बात बताओ, आपको ध्यान है एंगल बिटवीन टू लाइंस 11th में भी था, दो लाइन के बीच के एंगल जब उनके स्लोप मालूम होते थे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू मोड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल हम वैसे भी 12th में भी बहुत बार कर चुके हैं, टेंजेंट नॉर्मल टाइप में भी किया था, ठीक है, 11th में भी बहुत जगह पर इस्तेमाल होता है। तो अब यहां पर 3D में आ गई वो चीज, ठीक है। और स्लोप वाला काम कौन सी चीज करती है इस चैप्टर के अंदर? डायरेक्शन रेशियोज कार्टेशियन फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म में कौन करता है काम? वो पैरेलल वेक्टर, क्योंकि पैरेलल वेक्टर के ही डायरेक्शन रेशियो इस्तेमाल होते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो मैंने बोला ना, जब जब डायरेक्शन रेशियोज का नंबर, जब जब एंगल, जब जब 11th क्लास वाले स्लोप का जिक्र होगा, तब तब वो चीज 12th में आके डायरेक्शन रेशियोज बन जाती है। तो यहां पर भी देखिए, अगर हम पहले बात करें वेक्टर फॉर्म की, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल। तो अगर हम बात करें पहले वेक्टर फॉर्म में कैसे निकाला जाएगा वो एंगल, तो वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए हमें दो वेक्टर की इक्वेशन दे रखी होंगी। पहले आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, एक इक्वेशन। दूसरी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी टू। अगर मैं फिर से लैम्डा लिख दूं यहां पर, तो ऐसा लगेगा जो पहली लाइन में यहाँ पे 2 3 4 वैल्यू रही होगी, दूसरी में भी सेम है वो, इसलिए यहां पर लैम्डा को चेंज कर दिया। ये पहली लाइन ऐसी वाली गिवन होगी, दूसरी वाली ऐसी गिवन होगी। तो वेक्टर में समझिए पहले दो लाइन, देखो बोलूं, देखो मान लो एक लाइन ये रही पहले वाली और दूसरी लाइन ये रही, इन दोनों के बीच का एंगल ये भी होता है और ये भी होता है। इसके वर्टिकल अपोजिट ये तो बात एक ही है, इसका वर्टिकल अपोजिट ये तो बात एक ही है। दो लाइन के बीच में हमेशा दो एंगल बनते हैं। ये मैंने कुछ दिन पहले वेक्टर में बताया तुमको। एक अगर 30 आएगा तो दूसरा कितना आएगा? 150। लीनियर पेयर से निकालना पड़ता है 180 माइनस करके। तो दो एंगल हमेशा होते हैं दो लाइन के बीच में। तो हमें यहां पर लाइन के स्लोप तो नहीं मालूम, लेकिन फिर भी लाइन के बीच में एंगल निकालना है। तो मैंने आपसे कहा कि सोच के देखो, जो दो लाइनों के बीच में एंगल बन रहे हैं, क्या वही एंगल उन दोनों के पैरेलल वेक्टर्स में बनेंगे? दिखाते हैं बना के, चलो। ये ब्लू से तो बनी लाइन है, अब ब्लैक से बना रहा हूं इनके पैरेलल वेक्टर। तो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। तो मान लो चलो ऊपर है, ये वाला हो गया पहले वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर। ये दूसरी लाइन है, इसका पैरेलल वेक्टर ये बना दिया मैंने। अब हिसाब लगा के सोचो जरा, देखो दो लाइनें टकरा रही थी, एंगल ये था ब्लू वाला, और उनके पैरेलल वेक्टर टकरा रहे हैं, वो एंगल ये वाला है। तो क्या लगता है आपको, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे? हाँ जी, बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि दोनों के वो पैरेलल वेक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी अपनी मर्जी से आर्क खींच दिया फिर एंगल सेम हो जाएंगे, नहीं, दोनों पैरेलल वेक्टर हैं। तो आपको ध्यान ये बात रखनी है, जब जब दो लाइन के बीच के एंगल निकाले जाएंगे, तब तब हम उनके पैरेलल वेक्टर्स का ही इस्तेमाल करेंगे। हमें इन पॉइंट्स की कोई जरूरत नहीं है, पॉइंट तो कहीं भी होता है लाइन पे। हमें दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए उन दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर्स चाहिए बस। ओके, तो अब मैं इन दोनों एक देखो देखो, अब आ गया क्वेश्चन वेक्टर का। एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, कैसे निकालो इन दोनों के बीच का एंगल? कैसे निकलता है दो वेक्टर के बीच का एंगल? डॉट प्रोडक्ट से, कॉस थीटा से नहीं, डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा भी आता है। तो हमें दोनों वेक्टर्स का या तो डॉट करना पड़ेगा या क्रॉस करना पड़ेगा।
तुम्हारी इच्छा क्रॉस करने की हो रही तो क्रॉस से करनी, डिटरमिनेंट बना लेना और कर लेना क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो हमारे काम की चीज है दोनों के पैरेलल वेक्टर्स, हम इन दोनों का करेंगे केवल डॉट प्रोडक्ट। तो क्या आएगा, b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू हमें पता है b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। हाँ ठीक है, लेकिन वो बस cos 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 पे रुक गई थी बात। अगर दो लाइन के बीच में एंगल पूछे तो ज्यादा बेहतर है कि सर डॉट प्रोडक्ट से, हर कोई समझ जाएगा डॉट प्रोडक्ट से कैसे एंगल निकलेगा। cos थीटा वेक्टर में खूब किए हैं क्वेश्चन हमने वो, ठीक है जी। तो ये हुआ हमारे दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का तरीका। एक काम कर दूं, क्या यहां पर देख रहे हो, क्या ये b1 डॉट b2 नेगेटिव आ सकता है, ये वाला इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, इस सिचुएशन में नेगेटिव आ सकती है वैल्यू ये वाली। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए b1 डॉट b2 नेगेटिव आ सकता है क्या, तो प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। तो क्यों ना एक काम करें, मोड लगा देते हैं। क्या कह रहे थे, घर घर आ जाए, नहीं भाई, हम एक्यूट एंगल निकालना चाह रहे। भाई दूसरा वाला ऑब्ट्यूज एंगल तो 180 माइनस थीटा से भी मिल ही जाएगा, तो क्यों जबरदस्ती पंगा पाले, या नेगेटिव आए फिर सोचते भी रहेंगे कॉस कहां नेगेटिव होता है, फिर हमारी ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट हो जाएगा एक, और हमें पता है कि टेस्ट में क्या होगा, ठीक है ना। तो उस मौके को मतलब अपनी तकलीफ बनाने से अच्छा आप पहले मोड लगा लो ताकि पॉजिटिव आए सारा, और पॉजिटिव आने का मतलब 0 से 90 के बीच में एंगल आएगा, फिर कुछ दूसरा एंगल निकालना होगा 180 माइनस कर देंगे उसे आराम से। इसलिए cos थीटा की वैल्यू ये आ गई, दो लाइन के बीच का एंगल हमें डॉट प्रोडक्ट से मिल जाएगा वेक्टर में। मैं ये प्रेफर करता हूं, ठीक है। अब बात करें कार्टेशियन की, कार्टेशियन में देखे नजारे जरा। अब मैं क्या करूं, तुम देखो किताब में जरा, कार्टेशियन के लिए देखो, कार्टेशियन के लिए यही क्वेश्चन कार्टेशियन में देखो किताब में दे रखी है, खोलिए किताब। बल्कि कार्टेशियन में जो पहला फॉर्मूला दिया है, मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस का पहला कार्टेशियन ही दिया है, वेक्टर तो अगले पेज पे है लिखा, बड़ा सा फॉर्मूला दिख रहा है, बड़ा सा बोल्ड में लिखा हुआ किताब में, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, एक और रूट के अंदर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, और वो पूरा एक मोड में है। ये है कार्टेशियन वाला फॉर्मूला। क्या लगता है, ये आसान है या वो आसान है? लिखने में तो ये आसान है, लेकिन एक्चुअली में देखो दोनों का मतलब तो एक ही है। क्यों, जरा मुझे बताओ, ये क्या है, b1 क्या चीज होती है, पैरेलल वेक्टर, पहली लाइन का, पूरी बात बोलो ना। ऐसे b2 क्या होगा, दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर। मैंने तुमसे बोला कार्टेशियन में भी एंगल तो दोनों लाइन के बीच का पैरेलल वेक्टर से ही मिलेगा। तो जरा मुझे बताओ कि पैरेलल वेक्टर जो पहली लाइन का होगा वहां पर उसके वो ऐसे कुछ होगा 2i प्लस 3j प्लस 4 के टाइप का, दूसरी लाइन का भी कोई ऐसे होगा। आपको उन दोनों करना है डॉट प्रोडक्ट। जब आप 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये तो पहली लाइन का वेक्टर हो गया पैरेलल वाला, दूसरे का माइनस 3i माइनस 2j प्लस 4k, ऐसा कुछ होगा आपके पास दूसरा पैरेलल वेक्टर। जब मैं आपको बोलूंगा तो करो दोनों का डॉट प्रोडक्ट। कैसे करोगे डॉट प्रोडक्ट, बताना जरा। 2 इंटू माइनस 3 क्या मतलब हुआ, a1 a2, फिर प्लस b1 b2 करोगे, फिर प्लस c1 c2 करोगे, वही तो लिखा है फॉर्मूले में देखो। अपॉन में आते हैं, चलो अपॉन में, ये क्या है, b1 का मैग्नीट्यूड, पता उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, वही तो लिखा है फॉर्मूले में। फिर अगले का b2 का मैग्नीट्यूड चाहिए, फिर वह रूट के अंदर इसका मैग्नीट्यूड करोगे, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, वही तो लिखा है फॉर्मूले में। तो अगर हमें डॉट प्रोडक्ट से आता है निकालना, तो वही चीज तो कार्टेशियन में इस्तेमाल हो रही है। बस हमें पता होना चाहिए कि ये पैरेलल वेक्टर है, यहां पर जो b1 है वहां पर a1 b1 c1 बन जाएंगे, जो यहां b2 है वो a2 b2 c2 होंगे वहां पर, बस ठीक है। तो अब आप ये लोग खुद डिसाइड करना आप लोग कि आपको वेक्टर से, मैंने कहा ना मैं हर फॉर्म की कोशिश करूंगा वेक्टर फॉर्म से करने की, लिखना कम पड़ता है वेक्टर में, तो कार्टेशियन को लिखने के लिए मेरे को ये भरना पड़ेगा पूरा यहां पर, इसलिए मैंने उसे बताना पसंद करा एज कम्पेयर टू लिखना। तो मैं किताब में दिखा दिया मैंने, ठीक है ना, खूब बड़ा सा मामला। हालांकि जब क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में आएगा तो हम बजाय उसको वेक्टर में चेंज करने के हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे कार्टेशियन a1 a2 b1 b2 वाला, ठीक है। लेकिन चलो
एक छोटे से काम तो और भी करना ही पड़ेगा। बताएं भाई, चलो लिखे फिर। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मोड अपॉन रूट के अंदर A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर और एक और रूट के अंदर A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और C2 का। यहां पर इक्वल टू में cos थीटा लिख दूं। यही है ना फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन है, जरूरत पड़ने पर हमें कभी कभी किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर दिख जाएगा, फिर हम परेशान हो कि ये कैसा आया। उससे अच्छा अभी देख लेते हैं। देखिए, 1 2 और 3 टर्म है, नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई में हम सेपरेट कर सकते हैं। फिर सेपरेट, एक बार इसके नीचे पूरा, एक बार इसके नीचे पूरा, एक बार इसके नीचे पूरा, जो इजी कर सकते हैं। चलिए, जब मैंने इसके नीचे, सुनते रहे ना, जब मैंने इसके नीचे ये पूरा करा तो उसमें मैं A1 के नीचे इसे लूंगा, A2 के नीचे इसे लूंगा। अब जरा मुझे सोच के बताओ, जब A अपॉन रूट में A स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर आता है, डायरेक्शन कोसाइन तो बोलते हैं उसको L, क्योंकि वो 1 1 1 1 में चल रहा है तो L1 बोलेंगे उसको। अब वही चीज A2 के नीचे ही आई होगी ना एक बार, तो ये 2 2 2 2 है तो प्लस। फिर वही काम जब इसके नीचे पूरा आया होगा तो B1 के नीचे ये वाला लेंगे और B2 के नीचे ये वाला। जब B1 के नीचे 1 1 1 वाले आएंगे तो B अपॉन में M आता है डायरेक्शन कोसाइन हमारा, तो 1 है तो M1 M2। फिर वही काम इसके नीचे और मोड लगा देंगे तो एक्यूट एंगल निकल के आ जाएगा बस। तो ये भी एक फॉर्मूला है, जब आपको उन दोनों लाइनों के पैरेलल वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हो तो एंगल डायरेक्ट कैसे निकालना है। किताब में देखो, आपको अगले पेज पे दिख रहा होगा शायद, पेज पलटो। अरे ये रहा ऊपर, हाँ टॉप पे है, हाँ बोल्ड नहीं है मेरी किताब में, लेकिन नहीं है उस पेज पे, शुरुआत में ऊपर लिखा ही रहा cos थीटा वाला फॉर्मूला। ओके, आ गया समझ में? दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालना है। अब दो लाइन के बीच का एंगल निकालना सीख लिया तो फिर वो चीजें कैसे छूट सकती हैं कि जब परपेंडिकुलर हो तब क्या होगा और पैरेलल हो तब क्या होगा। ठीक है जी। तो पहला टॉपिक कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, यानी लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2, ऐसे लिख दूं, लाइन 1 परपेंडिकुलर हो अगर लाइन 2 के, तो इसकी बात भी करो, इसकी बात भी करो और इसकी बात भी करो। ये तो पता ही है ना हमें, वेक्टर में जब परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट 0, यानी B1 डॉट B2 बराबर, ये तो हम वेक्टर से करते आ रहे हैं कि जब भी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना होगा तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट 0 लेके आते हैं। तो जब ये cos 90 हो जाएगा तो ये तो अपने आप 0, तो B1 डॉट B2 0 हो जाएगा वेक्टर में। उधर आते हैं कार्टेशियन में। अब अगर मैं कहूं थीटा 90 है तो cos 90 0, इसके 0 होने के चक्कर में तो केवल क्या बचेगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर। अब दो लाइनें जब जब आपको परपेंडिकुलर दी होंगी तो आप या तो ये यूज करोगे, दोनों पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, और या फिर उनके डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट का सम, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू 0। अगर परपेंडिकुलर दिया हो तो लेके चलो इक्वल में, और कहे प्रूव करो परपेंडिकुलर तो फिर 0 लेके आओ। और ये वाला करना हो तो तब भी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N2 इक्वल टू 0, 0 ही आएगा परपेंडिकुलर वाले केस में, वो भी सही है। अच्छा जी, अगर दूसरा केस लें, लाइन 1 पैरेलल हो लाइन 2 के, तो पैरेलल वाले केस में मैं तुम्हें बोल ही चुका हूं, दो वेक्टर पैरेलल या तो A इक्वल टू लैम्डा B से कर दो, वो तो वेक्टर वाली फॉर्म हो गई, या फिर डायरेक्शन रेशियोज क्या, प्रोपोर्शनल। अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, वेक्टर्स जब 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 आपको वेक्टर फॉर्म से करना हो, पैरेलल पता लगाना हो, तो A इक्वल टू लैम्डा B काफी है बताने के लिए वेक्टर में। लेकिन वो चीज उसमें करनी हो कार्टेशियन में, तो इन्हीं दोनों वेक्टर्स के यही A1 A2 B1 B2 C1 C2 प्रोपोर्शनल आने चाहिए, यानी पहला वेक्टर पूरा दूसरे वाले के प्रोपोर्शनल होगा, यानी A1 अपॉन A2 इक्वल आएगा B1 अपॉन B2 के, इक्वल आएगा C1 अपॉन C2 के। इस पे बेस्ड तो क्वेश्चन हम आज की वीडियो की शुरुआत में कर चुके हैं। जब एग्जांपल था वो पांचवा कह रहा था पैरेलल प्रूव करो, तो प्रोपोर्शनल -1/2 -1/2 -1/2 टाइप कुछ आ रहा था। बताइए आगे बात समझ में। तो दो लाइन के बीच के एंगल जब जब निकालने होंगे तो इसके अलावा कुछ नहीं काम आनेगा। एग्जांपल देखें, पलटो पेज जरा। ओके, एग्जांपल नंबर 9,
मेरी किताब में 9 है, 9 ही है, ठीक है। तो देखो 2 लाइनों की क्वेश्चन दिख रही है। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जब आप 2 लाइनों की क्वेश्चन निकालोगे तो दोनों लाइनें या तो इस पूरी पूरी फॉर्म में हो, अगर वेक्टर से करना चाहते हो तो पहला पॉइंट होना चाहिए, लैम्डा वाली वैल्यू अलग होनी चाहिए, पहला पॉइंट होना चाहिए, म्यू वाली वैल्यू अलग होनी चाहिए। चेक करो एग्जांपल नंबर 9 में ऐसा है या नहीं, है ना? क्योंकि ये पहला एग्जांपल है, एंगल बिटवीन टू लाइंस का ये पहला एग्जांपल है, इसलिए उसने पकी पकाई फॉर्म दी है। आमतौर पर ऐसा नहीं करता वो, है ना? तो फिर करता कैसा है, जरा पेज पलटो, एक और, एक और, एक और एक्सरसाइज जो है हमारी 11.2 उसका क्वेश्चन नंबर, अरे यार एंगल्स के लिए तो छोड़ो, वो एग्जांपल 16, क्वेश्चन नंबर 16-17 देखो। अरे लाइनों की क्वेश्चन तो है ही है, क्वेश्चन नंबर 16-17 देखो। 16 और 17 में 16th क्वेश्चन के अंदर जो 2 लाइनों की क्वेश्चन दी है, क्वेश्चन मत पढ़ो क्या है वो, जो 2 लाइनों की क्वेश्चन है, लास्ट वाले क्वेश्चन 11.2, हाँ तो मिसलेनियस से पहले वाली, यही वाली साइज का, ये नीचे वाले जो हैं लास्ट के तो 2 क्वेश्चन है, इसमें जो पहला वाला है सेकंड लास्ट मतलब, उसमें लाइनों की क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ठीक दे रखी है। देखो अब नीचे वाले को देखो, क्या नीचे वाले में आप ये बोल पाओगे लास्ट क्वेश्चन में कि ए इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वाली फॉर्म है, लैम्डा अलग ए अलग? नहीं। तो उस इक्वेशन में, उस इक्वेशन को, लास्ट वाले क्वेश्चन को अगर आपको एंगल निकालने को बोले 2 लाइन का, तो पहले आपको रीअरेंज करके इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे, जब पहुंचेंगे तब बताऊंगा, लेकिन जैसे ही ये फॉर्म आएगी उसके बाद ही आप ये काम कर पाओगे, ठीक है ना? वापिस आओ एग्जाम्पल पे जो हम कर रहे थे, एग्जाम्पल नंबर 9 पे वापिस आओ। हमें दोनों लाइनों की इक्वेशन दे रखी है। अब तुम ये बताओ, तुम वेक्टर से करना चाहोगे कार्टेशियन से? कितने लोग कहते हैं कि हम वेक्टर से करेंगे यहाँ बैठे में? अच्छा तुम लोग कार्टेशियन से करोगे? हाँ वेक्टर से ही करोगे, आसान है ना वेक्टर वाला? तो दोनों इक्वेशंस में जरूरत किस चीज की है फिर हमें एंगल निकालने के लिए? 2 इक्वेशन दे रखी होंगी ना, हमें इस पूरे में जरूरत किस चीज की है ये करने के लिए? बस पैरेलल वेक्टर की। तो आपको दिख रहे होंगे, एक को b1 लिख लेना, क्या है b1 की वैल्यू बताओ? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये हो जाएगा पैरेलल वेक्टर पहला वाला b1 वेक्टर। ऐसे b2 वेक्टर क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस 2j प्लस 6k। अब वो दोनों मिलते ही आपको बस उनका डॉट प्रोडक्ट ही तो करना है, अपने आप cos थीटा निकल के आएगा। सही है? अगला एग्जांपल देखो, 2 लाइनों के बीच का एंगल निकालना है जब आपको कार्टेशियन वाली क्वेश्चन दे रखी है। जरूरी नहीं है, नहीं तो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें कार्टेशियन दे रखी है तुम कार्टेशियन कर लो। तुम्हें पता होना चाहिए कार्टेशियन में ऊपर दोनों पैरेलल वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट आते हैं। पैरेलल वेक्टर कहां होते हैं कार्टेशियन फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म की जो इक्वेशन होती है उसमें पैरेलल वेक्टर कहां होते हैं? होते ही नहीं है। तो क्या होता है फिर? वो ही चीज कहां होती है फिर इक्वेशन में? नीचे। तो तुम्हें बोलना है नीचे होते हैं पैरेलल वेक्टर से संबंधित सारी चीजें अपॉन में होती है लाइन में, ठीक है ना? तो हमें वही चीज देखनी है फिर, लाइन के ऊपर क्या लिखा है, यानी कि न्यूमरेटर में क्या है वो हमारे काम का नहीं है। काम का नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उस पे नजर डाल के ये भी नहीं देखना कि लाइन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो कुछ ऐसी क्वेश्चन भी मिलेगी, देखो तुमको ऐसी, ये जेड वाला लिखा, एक्स और वाई वाला भी होगा, ऐसी इक्वेशन को देख के भी आप ये नहीं सोचो कि हमारे काम का तो अपॉन वाला है, भाई उठा लो उठा लो, हमारे काम के अपॉन वाले हैं नो डाउट एंगल निकालने के लिए, लेकिन इक्वेशन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, यानी x माइनस x1 अपॉन ए होना चाहिए, है y माइनस y1 अपॉन बी होना चाहिए, है z माइनस z1 अपॉन सी होना चाहिए, है। यानी हमारी इक्वेशन के जो वेरिएबल हैं क्या होते हैं? x y z, वो प्लस के होने चाहिए, हैं प्लस के, और अकेले होने चाहिए, हैं अकेले। वापिस आओ जरा, पेज पलटो, एक्सरसाइज में आओ, वापिस एक्सरसाइज में आओ और ऊपर के क्वेश्चन देखो कौन से क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन, ठीक है ना? लेकिन तुम 12th को देखो जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ पी लिखा है, 2 लाइनें परपेंडिकुलर दे रखी हैं, दिख रहा है सबको? उस इक्वेशन को चेक करो, क्या आपको लगता है पहले वाली लाइन में x माइनस x1 अपॉन ए है? क्या है, क्या है फिर? x नेगेटिव है ना, चलो ठीक है। आगे y देखो, क्या y नेगेटिव है? पॉजिटिव है, लेकिन क्या y अकेला है? तो हमें क्या ध्यान रखना है, हम इस इक्वेशन को जो लाइन ये p फाइंड करने वाला है, हम इसे तब तक नहीं कर पाएंगे सॉल्व जब तक हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ना ले आए, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी जब तक नहीं लाएंगे तब तक हम परपेंडिकुलर वाली चीज यानी a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये रहा इक्वल टू 0 का यूज
नहीं करेंगे। जैसे ही वो दोनों लाइनें स्टैंडर्ड फॉर्म में आती हैं, हम तुरंत इसका यूज कर लेंगे, पी मिल जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूं आपसे, वापिस आओ एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल पे आ जाओ वापिस, जो हम कर रहे थे। आपको दो लाइन के बीच का एंगल तो निकालना है, लेकिन देखनी भी केवल अपॉन वाली वैल्यू है, पैरेलल वेक्टर वाले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाली वैल्यू को एक आंख से भी नहीं देखेंगे। एक आंख से देखने का मतलब होता है देखो और आगे बढ़ो। एक बार देखना है कि लाइन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी भी तो चाहिए, अगर होगी तभी अपॉन वाली वैल्यू हमारे काम की है, अदरवाइज तो सब गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स में है, तो हमें केवल अपॉन वाली वैल्यूज की, पहले वाली लाइन की अपॉन वाली वैल्यू क्या बोलेंगे? A1 B1 C1। दूसरे वाली लाइन की अपॉन वाली वैल्यू को A2 B2 और C2, और बस इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अगर इससे करना है तो मैं बताऊंगा, जब पहुंचेंगे तब बताएंगे, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं ना। बताइए, समझ में आया यहां तक? लाइन की फॉर्म्स पढ़ ली, ठीक है, कैसे कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन में आना है वो समझ लिया, और एंगल बिटवीन टू लाइन पढ़ लिया, चाहे वेक्टर हो चाहे कार्टेशियन हो। अब हमारा बचा है एक टॉपिक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है ना? इस एक टॉपिक को छोड़ा जाए अगर अभी के लिए, ठीक है ना? और हम आज, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था आज की क्लास का मोटिव है कि बहुत बड़ा गैप ना हो जाए छुट्टियों का, और हम घर जाके कुछ क्वेश्चन कर सकें। अब हमारे पास करने के लिए क्या है? एक्सरसाइज जो है, पहले पहले घर जाके भी ना आप लोग जितना मैंने पढ़ाया इनके एग्जाम्पल करना, जो हमने अभी करे, हमने केवल देखे हैं, हमने करे नहीं अभी। घर जाके पहले करना उन एग्जाम्पल्स को, ठीक है? उसके बाद एक्सरसाइज पे आना, और एक्सरसाइज के शुरू के तकरीबन तकरीबन 11 बजे तक एंगल ही ढूंढना है ना, देखो, और सिंपल फॉर्म दे रखी है, तो आपको 11 क्वेश्चन तक करना है एक्सरसाइज 11.2 के, ठीक है ना? फिर 12वां क्वेश्चन आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ पी वाला, जिसमें लाइन थोड़ी बिगड़ी हुई है, तो उसे छोड़ देना, उसे हम कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है? अब तुम्हारे पास परसों की क्लास तक करने के लिए काफी सारा काम है। काफी सारा क्या, मुझे लगता है 1 घंटे में खत्म हो जाएगा सारा काम। 10-11 क्वेश्चन फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू बस। हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम करो करो करो, ताकि तुम्हें फॉर्मूले याद हो जाए बस सारे एक बार। ये फॉर्मूले याद हो गए तो 3D का क्वेश्चन बड़ा मजाक में हो जाएगा। 3D ऐसा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन 6 नंबर का आता था पहले, और एक ही पेज में खत्म हो जाता था बस। और किसी टॉपिक का क्वेश्चन 6 नंबर का एक पेज में खत्म नहीं होता था। 6 नंबर के पहले जो थे, जब 100 नंबर का पेपर हुआ करता था, 6 नंबर के 7 क्वेश्चन आया करते थे, 7। उन 7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 3D का होता था, और वो अकेला क्वेश्चन कॉपी के एक पेज में खत्म हो जाता था। ना तो प्रोबेबिलिटी का एक पेज में होता था, ना तो मैट्रिक्स का तो कभी एक पेज में हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? इंटीग्रेशन आ गया तो वो खत्म नहीं होगा। एक एलपी का आया करता था, लीनियर प्रोग्रामिंग, लाइनें खींच के शेडिंग करने वाला काम, जो 11th में भी किया था। कोई क्वेश्चन कभी एक पेज में खत्म नहीं होता था, केवल 3D, ठीक है? तो अब अगर आया 3D का 5 6 का तो आएगा नहीं, 5 का अगर आ गया तो पूरी उम्मीद है एक पेज में खत्म होने की। लेकिन लाइन बनती नहीं 5 नंबर पे, है ना? प्लेन का ही बनता था 5 नंबर का। तो खैर, काफी आज के लिए बंद करें क्लास को।